हमारे साथ इस समय जो है कांग्रेस की विधायिका जो है गीता भुक्कल, जो वो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। मैम, किस तरीके से देखते हैं कि कांग्रेस जो है पूरी तरह से चुनावी मोड में अब आ चुकी है? जिस तरीके से केवल चुनावी मोड नहीं है, आज हरियाणा की जनता पूरी तरह से बीजेपी और जेजेपी से त्रस्त है। बहुत सारे मुद्दे हैं, अगर हमारे सरकारी कर्मचारी या हमारा बेरोजगार युवा या हमारा किसान या बहन बेटियां कोई धरना प्रदर्शन करती हैं तो सरकार जो उनका जवाब मांग सुनने की बजाय लाठी और पानी की बौछारों से देने का काम करती है। तो आज ये तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि जैसे कि कर्मचारी संगठन हमारे ओपीएस की मांग को लेकर संगठित होकर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार ने उनके ऊपर लाठियां भांजने का काम किया है। हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आज विधानसभा में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हमारे जो ये सभी मुद्दे हैं, इनको लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आम जनमानस की आवाज को मजबूती से उठाने का काम करेंगे। जी, हमारे साथ कांग्रेस के एक और विधायक शमशेर गोगी जी हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, क्या विधानसभा के अंदर जो है वो सवाल पूछने का, सवालों को, प्रादेशिक मुद्दों को उठाने का समय नहीं मिल पाता, जिस वजह से सड़कों पे उतरना पड़ा? देखो, विधानसभा में शोर मचाना, वहाँ मुद्दे उठाना भी जरूरी है और सड़कों पे भी जरूरी है। लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र और संविधान की हत्या, इंसानियत की हत्या शरेआम हरियाणा में हो रही है। अभी आपने देखा होगा, 2 इंसानों को जिंदा जला दिया और पुलिस के पास जाने के बाद भी वो मर गए, जला दिए गए। इसका मतलब सरकार ही शामिल है साथ में। तो क्या इस सरकार के खिलाफ कोई एक्शन होगा? इस पुलिस के खिलाफ कोई पर्चा दर्ज होगा? उसके कातिल जो हैं वो पुलिस वाले हैं और साथ में बजरंग दल वालों को तो खुली छूट दे ही रखी है। इतने हथियारों के लाइसेंस कैसे मिल रहे हैं? आम आदमी को तो विरासत का लाइसेंस बनवाना हो, जिसके फादर की डेथ होगी उसका नहीं बनता, और वो 5-5 हथियार लेके वीडियो दिखा रहा है। तो बिना सरकार की छह के ऐसा हो सकता है? तो सरकार ही जब कातिल हो जाए तो मुनसिब क्या करेगा? चलिए, आपसे और भी सवाल लेंगे, लेकिन इससे पहले आपको लिए चलते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो अब जो है वो मीडिया से रूबरू जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। इनसे जानेंगे। जी, ये हाइपोथेटिकल सवाल हैं, जैसे मौका होगा सब उठेंगे इशू। हुड्डा साहब, कुरुक्षेत्र में कल एसजीपीसी और हरियाणा जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उनके अंदर काफी जो है तनाव देखने को मिला। बादल विजिट भी कर रहे हैं कुरुक्षेत्र में। देखिए, मेरा एसजीपीसी से भी है कि हरियाणा की अलग से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी हुई है, तो झगड़े की वजह इनके गुरुद्वारा का प्रबंधन एसजीपी को सौंपा गया आराम से, विद नेगोशिएशन, झगड़े से नहीं। ये जो गुल्लक काटी गई, इसका मैं हकदार नहीं हूँ। बात करके एसजीपी से मेरी अपील है कि वो कंट्रोल जो है हरियाणा एसजीपी को दे। एनआईए की तरफ से रेड्स की जा रही हैं गैंगस्टर्स के घर के ऊपर, उसके ऊपर आपका रिएक्शन? कहाँ? नहीं, वो है कोई गैंगस्टर है तो जो भी करे अपना। नू वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा से क्लियर कर दिया, क्योंकि नू में जो अरेस्ट किए गए उसमें एक जो व्यक्ति है वो पुलिस का इन्फॉर्मर कर चुका हूँ, क्लियर कर चुका हूँ। निष्पक्ष जांच हो उसकी, हाई कोर्ट के जज के, सीबीआई के अंदर जांच हो, और दोषी को, चाहे पुलिस इन्फॉर्मर है चाहे और कोई है, उसको सजा मिलनी चाहिए। तो सर राजस्थान पुलिस पे भी लग रहे हैं। वो तो और भी मुद्दे थे, लेकिन हमारा तो ये फैसला है कि हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो पहला फैसला ओपीएस के लिए होगा। ये थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो बता रहे हैं। सर, ये बताएं कि जिस तरीके से क्या विधानसभा के अंदर जो है वो समय नहीं मिल पाता सवाल पूछने का, जो सड़कों तक में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? अरे, जो उठाते हैं सुनते नहीं, अपने कार्रवाई करते रहते हैं। अंधी प्यारी सरकार है। देखिए, जिस तरीके से यदि हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो इन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि जिस तरीके से जो भी सवाल, जो प्रादेशिक मुद्दे हैं, उन मुद्दों को जब संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर जब उठाया जाता है तो उनके जवाब जो है वो जाहिर तौर पर नहीं दिए जाते, जिस वजह से अब जो है वो सड़क पर जो है वो प्रादेशिक मुद्दों का उठाने का काम जो है वो कांग्रेस कर रही है, ताकि आम जन को जो है वो जागरूक किया जा सके। साथ ही साथ जो समस्याएं लोगों को आप आए दिन झेलनी पड़ रही है, उन तमाम समस्याओं के बारे जो है उनको अवगत करवाया जा सके कि विपक्ष जो है उन समस्याओं, जो आम जन को झेलनी पड़ रही हैं, उन समस्याओं के साथ विपक्ष जो है वो लड़ने की कोशिश जो है वो सत्ता पक्ष के साथ करता हुआ नजर आ रहा है। तो बिल्कुल रवि, लेकिन सवाल ये भी बनता है, जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि अंधी बहरी सरकार है, सुनती नहीं है विधानसभा के अंदर। सवाल यह है, वॉकआउट कर जाएंगे अगर सभी विधायक तो किसको सुनाएगी सरकार? उसके लिए तो विधानसभा के अंदर मौजूद रहना बनता है। कार्रवाई का बहिष्कार क्यों करते हैं? देखिए, जाहिर तौर
देखिए जिस तरीके से यदि हम बात करें तो जिस पहले दिन की यदि बात की जाए या फिर इससे बीते दिनों के सत्र की अगर बात की जाए तो उस दौरान जो भी सवाल जो विधायकों द्वारा जो उठाए जाते हैं, प्रादेशिक मुद्दे जो उठाए जाते हैं, उन मुद्दों को जिस तरीके से यदि हम बात करें तो जो आंकड़े जो पेश किए जाते हैं वो आंकड़े जो है वो आधे अधूरे आंकड़े जो है वो पेश किए गए थे पिछले बजट के पिछले सब तमाम आंकड़ों के तहत ही जवाब जो है वो फाइल करें, आधे अधूरे आंकड़ों के तहत जो है वो जवाब फाइल ना करें। इसके अंदर जो है वो अगर हम बात करें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की बात की जाए, स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता की बात की जाए या फिर गृह मंत्री अनिल विज की बात करें तो इनके द्वारा जो आंकड़े जो प्रस्तुत किए गए थे उन सवालों के जवाबों के अंतर्गत तो वो आंकड़े जो गलत आंकड़े थे, जिसके बाद इसके ऊपर जो है वो चाहे शिक्षा मंत्री की बात करें या फिर गृह मंत्री की बात करें उन्होंने जो है वो इसके ऊपर जो है विभागीय कार्रवाई जो है वो अमल में लाई थी और अधिकारियों को जो था वो सस्पेंड किया था। तो जाहिर तौर पर बहुत सारे सवाल जो है विपक्ष द्वारा जो पूछे जा रहे हैं और कुछ एक सवाल विपक्ष को जो है वो बैठे बिठाए मिल गए, चाहे मंत्री संदीप सिंह की बात करें, एक बैठे बिठाए एक मुद्दा जो है वो विपक्ष के हाथ में आ गया। इसके अलावा यदि हम ई टेंडरिंग की बात करें, जो सरपंचों का जो मुद्दा है उसकी बात की जाए तो वो भी बैठे बिठाए विपक्ष को जो है एक और मुद्दा जो है वो मिल गया। तो जाहिर तौर पर विपक्ष के जो अपने यदि जो प्रादेशिक मुद्दे थे उनको तो भुनाने का विपक्ष काम करता ही है, लेकिन जिस तरीके से बैठे बिठाए विपक्ष को जो मुद्दे जो है वो उनकी झोली में आकर गिर रहे हैं उन तमाम मुद्दों को भी भुनाने का काम जो है वो विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल रवि, और इन तमाम मुद्दों के बीच में अगर एक बार फिर से हम ओपीएस का जिक्र करें, क्योंकि जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा ने अभी कहा कि ओपीएस उनका सबसे बड़ी उनकी प्राथमिकता है, अगर उनकी सरकार बनती है तो सबसे पहले वो ओपीएस को लागू करेंगे। तो ये बताइए हरियाणा के लिहाज से अगर हम बात करें तो ओपीएस कितना बड़ा ये मुद्दा है, कितने कर्मचारियों को इसका यहाँ पर फायदा हो सकता है अगर इसको लागू किया जाता है तो? देखिए ओपीएस को लेकर जो है वो न सिर्फ हरियाणा में बल्कि समूचे देश के अंदर जो है वो जहाँ जहाँ पे बीजेपी है वहाँ पर जिस तरीके से लगातार जो है वो ओपीएस की बहाली को लेकर जो है वो लगातार कवायद जो है वो कर्मचारियों द्वारा शुरू की जा चुकी है। इसी कड़ी में हरियाणा के अंदर भी बीते रविवार जो है वो अच्छा खासा रोष प्रदर्शन जो है वो किया गया। और इसको ओपीएस की यदि बात की जाए तो ओपीएस के माध्यम से ही हिमाचल के अंदर जो है वो कांग्रेस जो है वो सरकार बना पाने में कामयाब रही है। तो और इसके अलावा उत्तराखंड की छत्तीसगढ़ की यदि बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में भी ओपीएस को जो है वो लागू किया जा रवि, चुका है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियां थोड़ी सी अलग हैं हरियाणा से। वहां पर तकरीबन हर घर में एक सरकारी कर्मचारी है। तो क्या हरियाणा को हम कंपेयर कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश से ओपीएस के मामले में? देखिए ओपीएस के मामले में हरियाणा को हिमाचल प्रदेश से कंपेयर नहीं किया जा सकता। यहाँ पे जो कर्मचारियों की जो संख्या है वो एक 2/3 कर्मचारियों की संख्या है हरियाणा के अंदर। और यदि हम हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल के अंदर जो है वो बहुसंख्यक कर्मचारी वर्ग है। तो जाहिर तौर पर ओपीएस को लागू करने के पीछे जो कांग्रेस की मंशा थी उस मंशा में वो कामयाब भी रहे, लेकिन हरियाणा के अंदर जो है वो ओपीएस को लागू करने के पीछे बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं। सबसे पहले तो उनके पास उस अमाउंट में स्ट्रेंथ नहीं है, कर्मचारियों के अंदर कर्मचारियों के पास उस अमाउंट में स्ट्रेंथ नहीं है जिस अमाउंट में स्ट्रेंथ जो थी वो हिमाचल में थी। तो लेकिन फिर भी कर्मचारी जो है वो लगातार जो है वो ओपीएस को लेकर जो है वो सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे रोष प्रदर्शन के माध्यम से हो। और यदि हम कल का जिक्र करें तो कल देर शाम को जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ओपीएस की मांग कर रहे 25 सदस्यीय कर्मचारी का जो प्रतिनिधिमंडल है उससे जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बातचीत हुई और उसमें एक कमेटी का गठन किया गया, जिस कमेटी की अध्यक्षता जो है वो मुख्य सचिव संजीव कौशल करेंगे और अन्य जो है वो तमाम सदस्य बनाए, ताकि यानी कि इस मुद्दे को बहुत हल्के में तो सरकार की तरफ से भी नहीं लिया जा रहा है। बिल्कुल रवि, फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम नेताओं से बातचीत के लिए।